हम एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, और वो ये है कि चाइना जो है नेपाल के अंदर अपने खास करके मिलिट्री रिश्तों को बढ़ाने की बड़ी मुहिम चला रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि चाइना का मिलिट्री इंटरेस्ट नेपाल में इतना क्यों बढ़ रहा है। इसके पीछे की जो जियोपॉलिटिक्स है वो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम चाइना और नेपाल के रिलेशंस की बात करते हैं तो ये रिलेशंस बड़े पुराने हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस रिलेशनशिप में जो मिलिट्री एस्पेक्ट था वो सबसे वीकेस्ट है। चाइना के आज की डेट में साउथ एशिया के बाकी कई देशों के साथ मिलिट्री रिश्ते हैं, जिसमें से पाकिस्तान एक स्टार्टलिंग एग्जाम्पल है, जिसके साथ उसके रिलेशंस मिलिट्री लेवल पर बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और न्यूक्लियर लेवल तक पे हैं। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें तो हम ये कहते हैं कि दे आर एट द वीकेस्ट। इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जो आज की डेट में एक्सप्लेन करते हैं चाइना नेपाल के इस मिलिट्री रिलेशनशिप के वीकनेस को। पर उसको जानने से पहले हमें एक चीज़ याद रखनी है कि चाइना का प्रेजेंस आज की डेट में नेपाल में सबसे पहली बात तो इकोनॉमिक लेवल पर हमेशा से ही ज़्यादा रहा है। चाइना को हमेशा से ये लगा है कि नेपाल के साथ ट्रेड करने से वो इंडिया के ट्रेड को डिमिनिश कर पाएगा। इस रीज़न से नेपाल के साथ उसने ट्रेड अपना बढ़ाया है। इस ट्रेड को बढ़ाने से उसने ये एक रणनीति के तहत सोचा है कि शायद इंडिया का रोल इकोनॉमिक लेवल पर डिमिनिश हो, बल्कि वो हो नहीं पाया है। लेकिन 2023 से हम एक बड़ी स्पेसिफिक चीज़ देख रहे हैं, और वो 2023 से हम ये देख रहे हैं कि एक डेलिबरेट स्ट्रैटेजी के तहत चाइना जो है नेपाल के अंदर बेसिकली अपने मिलिट्री रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि 2023 में 2023 में चाइना ने कोरोना काल के बाद सबसे पहला एक मिलिट्री डेलीगेशन उस समय नेपाल को और काठमांडू में उसको भेजा। इस मिलिट्री डेलीगेशन का जो लीडर था उसका नाम था मेजर जनरल यू आंडे, और ये जो यू आंडे था ये बेसिकली पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तिब्बत मिलिट्री कमांड का चीफ था, और ये लासा में था। तो वहाँ से यू आंडे जो मेजर जनरल है उसने एक विज़िट करी बेसिकली काठमांडू में। उस समय जब वो विज़िट हुई तो वहाँ पर विज़िट के दौरान उसने 3 स्पेसिफिक चीज़ों की नेपाल आर्मी के साथ एक एंगेजमेंट के तहत डिस्कशन करी। सबसे पहले यू आंडे ने उस समय नेपाल की आर्मी के साथ एक सागर माता जॉइंट एक्सरसाइज को प्लान किया। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी जिसमें दोनों देशों की मिलिट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करना था माउंटेन वॉरफेयर में अपने आप को ट्रेन करने के लिए। दूसरी बात, 2023 में सबसे पहली बार चाइना ने एक ऑफ़र दिया नेपाल को कि आप अपने नेपाली आर्मी के ऑफिसर्स को चाइना के कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जो है वहाँ पर बीजिंग में भेजिए और हम आपके ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चाइना पहली बार नेपाल में मिलिट्री ट्रेनिंग के कंपोनेंट को लेकर आया। तीसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट था कि चाइना ने बोला कि हम आपके साथ मिलिट्री टू मिलिट्री इंटरैक्शंस को डीपन करेंगे। जैसे ही ये यू आंडे की विज़िट होती है, इसके बाद जनवरी 2024 में चाइना अपने डेप्यूटी हेड ऑफ द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो हैं जिनका नाम है सुन हायान, वो बेसिकली उनको भेजते हैं। और सुन हायान जो डेप्यूटी हेड हैं चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट के ILD के, वो बेसिकली नेपाल आकर एक पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ रिलेशनशिप को खोलते हैं। तो यहाँ पर जो जनवरी 2024 में सुन हायान की विज़िट होती है वो एक पॉलिटिकल चैप्टर को खोलने की कोशिश करती है, और यही पॉलिटिकल चैप्टर के रिलेशनशिप के खुलने के तुरंत बाद मार्च 2024 में चाइना एक और मिलिट्री डेलीगेशन बेसिकली फिर से भेजती है काठमांडू। ये मिलिट्री डेलीगेशन होता है मेजर जनरल जैंग बाओकिन के लीडरशिप में। अब सबसे बड़ी बात है कि जब ये मेजर जनरल जैंग बाओकिन का लीडरशिप में एक मिलिट्री डेलीगेशन पिछले महीने मार्च 2024 में जब काठमांडू आता है तो ये डेलीगेशन क्या कहता है? सबसे पहले ये कहता है कि भाई चाइना नेपाल के अंदर एक एमुनिशन प्लांट यानी कि बारूद और गोला बनाने का एक फैक्ट्री लगाएगा। दूसरी चीज़ वो ये कहता है कि हम आपके नेपाल आर्मी के और अधिकारियों को चाइना के कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जो है वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए और निमंत्रण देते हैं, यानी कि और इन्विटेशंस देते हैं। और तीसरा वो नेपाल आर्मी को बोलता है कि भाई आप प्रोक्योर करना चाहते थे आर्मोर्ड पर्सनल व्हीकल्स,
ये जो आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स होती हैं, नेपाल की आर्मी ने एक रिक्वेस्ट प्लेस की थी कि वो ये APC आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स को बेसिकली परचेज करना चाहती थी। तो उस समय क्या हुआ था कि नेपाल की आर्मी ने सोचा कि हम ये चाइना की आर्मी से खरीद लेते हैं, जबकि इंडिया के पास भी ये थे और अमेरिका के पास भी ये थे। तो अभी जब ज़ैंग बाओकिन की विजिट हुई तो इसमें ये बोला गया कि आप जल्द से जल्द ये कॉन्ट्रैक्ट आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स का हमसे साइन कीजिए। अब सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक डिबेट उठता है, और डिबेट ये है कि चाइना मिलिट्री लेवल पर रिलेशनशिप नेपाल के साथ क्यों डीपन करने की कोशिश कर रहा है, और क्या ये मिलिट्री रिलेशनशिप भारत के लिए कोई खतरा है, क्या इससे कुछ खतरा होगा। तो आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि पिछले साल 2023 में नेपाल ने एक टेंडर के तहत इनविटेशन दिया ग्लोबल प्लेयर्स को कि हमें 26 आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स जो हैं वो चाहिए। इस पर्टिकुलर बिडिंग को रिग किया गया चाइना के फेवर में। इसमें नेपाल आर्मी के कई अधिकारी और नेपाल के कई पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, और इस प्रोसेस को जब रिग किया गया तो रिग करने के बाद एक पेक्यूलियर चीज़ ये हुई कि ये कॉन्ट्रैक्ट उस समय दिया गया एक चाइना की कंपनी को जिसका नाम था नोरिंको। नोरिंको नामक की ये जो कंपनी चाइना की थी, जो कि डिसाइड किया गया कि ये 26 आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स देगी नेपाल आर्मी को, ये कंपनी को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। और ये ब्लैकलिस्ट इसलिए किया है क्योंकि ये कंपनी आज की डेट में इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स को मिलिट्री वेपन्स देने के कॉन्टेक्स्ट में। अब सबसे बड़ी बात है कि नेपाल आर्मी ने जब ये डिसीजन लिया कि हम तो नोरिंको को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो उस समय सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एसेट्स जो नेपाल में थे, उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के भारत के रॉ के एसेट्स के साथ मिलकर एक इस प्रकार का नैरेटिव चाइना के इस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ नेपाल में चालू किया कि भाई इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे नेपाली पॉलिटिशियंस ने पैसा खाया है, और जो कि सच भी था। नेपाली आर्मी के कई लोगों ने इसमें भ्रष्टाचारी की थी, जो कि सच भी था। ये नैरेटिव नेपाल की सोसाइटी में इतना पावरफुली पहुंच गया कि नेपाल के गली गली के लोग ये पूछने लग गए कि भाई हमारे देश में 26 आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स जो हैं उनको अगर आज की डेट में अगर आप प्रोक्योर कर रहे हो तो इस केस में आपको भ्रष्टाचारी करने की क्या आवश्यकता थी। जब नेपाल ने ये चीज़ देखी कि भैया ये तो ग्रास रूट लेवल तक लोगों के जुबान पर चीज़ आने लग गई है, कि सवाल उठाने लग गए हैं, तो नेपाल की आर्मी ने तुरंत सरकार को बोला कि भाई इसका कुछ कीजिए, और नेपाल की सरकार ने तुरंत जो है नोरिंको के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज में डाल दिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात ये है कि अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखते हैं तो जो नेपाल आर्मी के साथ अभी एंगेजमेंट हुआ मेजर जनरल ज़ोंग बाओकिन का मार्च 2024 में, तो मार्च 2024 के अंदर वो जो पॉइंट उठाया गया कि आप ये जो आर्मोर्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल्स हैं इसका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द साइन कर लीजिए। अब आपको समझ आएगा कि ये खेल इसलिए था कि जब वो नोरिंको के कॉन्ट्रैक्ट को फ्रीज कर दिया गया तो अब नेपाल बेसिकली इस डिलेमा में है कि अब मैं क्या करूं, और चाइना आज की डेट में फर्दर एक डिलेमा में है कि भैया अगर इंडिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हमारी यहाँ पर ये डिफेंस के प्रोडक्ट को देने की गेम जो है वो नलीफाई हो जाएगी। दूसरी बात, आज की डेट में मैंने आपको बताया कि जब ज़ैंग बाओकिन आया था तो उस समय एक मेजर जनरल ज़ैंग बाओकिन ने मार्च 2024 में नेपाल को बोला कि चाइना आपके यहाँ पर आके एमुनिशन प्लांट लगाएगी, बम बारूद असला बनाने का एक प्लांट और एक फैक्ट्री लगाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चाइना ने ये इंटरेस्ट क्यों शो किया। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि 2022 में 2022 में नेपाल आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक इंडियन प्राइवेट मैन्युफैक्चरर के साथ जिसका नाम था SSS डिफेंस। ये जो कंपनी थी SSS डिफेंस, ये भारत की एक कंपनी थी जो कि एक एमुनिशन मैन्युफैक्चरर थी। और यहाँ पर क्या हुआ था कि 2022 में नेपाल में एक ओपन बिडिंग हुई थी। इस ओपन बिड में भारत की SSS डिफेंस ने पार्टिसिपेट किया था और चाइना की कई कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और भारत की इस SSS डिफेंस ने इस ओपन बिडिंग में, जो कि एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई थी, उस ट्रांसपेरेंट तरीके की बिडिंग में भारत की SSS डिफेंस ने ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। 2023 से ये हो रहा है कि भारत की SSS डिफेंस जो कंपनी है आज की डेट में नेपाल के अंदर एक प्लांट लगाकर ऑलरेडी नेपाल आर्मी के लिए एमुनिशन मैन्युफैक्चर कर रही है।
तो आज की डेट में चाइना को इस चीज़ से अब डर लगने लगा है, और चाइना को ये लगने लगा है कि अगर भारत की एसएसएस डिफेंस मान लीजिए ये काम करना शुरू कर देगी, जो कि कर ही रही है, तो इसको काउंटर करने का तरीका ये है कि हम भी एक प्लांट ऑफर कर देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल एक छोटा देश है, और आज की डेट में अब नेपाल जो है इस चीज़ को लेके अब डिलेमा में आ गया है कि भाई एसएसएस डिफेंस से जो हमारी एमुनेशन की रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो रही है, अब चाइना अगर हमारे को ऑफर कर रहा है इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो इसी रीज़न से जब मेजर जनरल जेंग बाओकिन ने ये बात बोली कि हम आपके यहाँ पर एक एमुनेशन प्लांट लगाएंगे, तो चाइनीज़ के इस प्रपोजल और ऑफर के बाद नेपाली आर्मी और नेपाली पॉलिटिशियंस की तरफ से कोई पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बड़े न्यूट्रल से थे कि उनको अब समझ ही नहीं आया कि अब हम क्या करें, क्योंकि हम तो कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब तीसरी सबसे बड़ी चीज़ आज की डेट में एक ये पॉइंट बोला जाता है कि नेपाल आर्मी को अगर मान लीजिए चाइना आज की डेट में कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जो है उसका, जो कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंडर ऑपरेट करता है बीजिंग में, अगर वहाँ पर नेपाली आर्मी के लोगों को वो ट्रेन करेगी तो क्या इस ट्रेनिंग से भारत को कोई खतरा होगा? तो इसका सबसे बड़ा आंसर ये है कि भाई भारत को तो कोई खतरा नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत की आज की डेट में नेपाल की आर्मी के साथ एंगेजमेंट एक अलग ही लेवल की है। अब वो अलग कैसे, उसको समझने से पहले आप समझिए कि चाइना ऑफर क्या कर रहा है। चाइना ने बोला कि भाई मेरी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़, जो कि बीजिंग में है। चाइना ने बोला कि नेपाल आर्मी आप अपने ऑफिसर्स को जो कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के हैं उनको यहाँ पर बीजिंग में भेजिए, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई अगर आज की डेट में जो ये नेपाल आर्मी के ऑफिसर्स गए पहले बैच के ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने आकर एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि साहब हमारी जो ये मिलिट्री ट्रेनिंग ये ऑफ़र कर रही थी चाइना, पहली बात तो उसने कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ जो बीजिंग में है हमें ट्रेनिंग वहाँ पर नहीं दी। हमें ट्रेनिंग उसने कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ का एक सैटेलाइट सेंटर उसने बीजिंग के नॉर्दर्न पार्ट में बनाया हुआ है, वहाँ पर अलग से बिठा के दी। अब जब भी कोई मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो मिलिट्री ट्रेनिंग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक रिलेशनशिप बिल्डिंग हो। यानी कि अगर मान लीजिए नेपाल आर्मी के कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी अगर चाइना जा रहे हैं, तो एक क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग के तहत सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो लोग चाइना के ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अधिकारियों के साथ बैठकर साथ में एक ट्रेनिंग लें, जिसमें दोनों देशों के लोग इंटरऑपरेबिलिटी के बेसिस पे कुछ थॉट प्रोसेस को डेवलप कर पाएँ। पर वो चीज़ तो हुई नहीं। अब चाइना के लिए ये सबसे बड़ा वीक लिंक है कि जब भी वो किसी भी फॉरेन कंट्री के अधिकारियों को बुला के ट्रेनिंग देती है तो वो ट्रेनिंग उनको एक अलग आइसोलेटेड सेंटर में देती है। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रेनिंग इसलिए अलग देती है क्योंकि एक लैंग्वेज बैरियर है। चाइना के जितने भी मिलिट्री के अधिकारी हैं वो ना तो इंग्लिश में बहुत फ्लुएंटली बोल पाते हैं, ना ही किसी दूसरे देश की वो लैंग्वेज जानते हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई दूसरे देश की जो आर्मी के अधिकारी जैसे नेपाल के लोग अगर मान लीजिए चाइना जाएंगे तो वो चाइनीज़ लैंग्वेज तो बोल ही नहीं पाएंगे। तो लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर है कि यहाँ पर भारत गेन करता है कि भारत जब आज की डेट में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से लेके नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला पूना में है, जब वहाँ पर नेपाल आर्मी के अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है तो वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम उनको अपने आर्मी के अधिकारियों के साथ बिठा के सेम क्लासरूम में ट्रेनिंग देते हैं। तो अब आप इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पर एक कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज दोनों है। और इसकी वजह से सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आज की डेट में नेपालीज़ का जो एंगेजमेंट भारत के साथ है आर्मी टू आर्मी लेवल पर, वो बड़ा डीप है। अब सबसे बड़ा सवाल इवेंचुअली यहाँ पर ये उठता है कि चाइना का इवेंचुअली ये जो मिलिट्री चैप्टर है खोलने का नेपाल के साथ, इसके पीछे उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी रणनीति क्या है, वो चाहता क्या है करना। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चाइना के मन में, जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भी आज की डेट में एनालाइज करके समझ रही है, वो ये है कि चाइना आज की डेट में नेपाल के अंदर एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। और इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के तहत चाइना ये चाहता है कि नेपाल की जो आर्मी है उसके जितने भी प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट्स हैं, सप्लाई रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेयर पार्ट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे केवल हम ही प्रोवाइड करें। उससे सिर्फ ये हो जाएगा कि लॉन्ग रन में नेपाल आर्मी हमारी एक बेसिकली सब्सिडरी बन जाएगी, हमारी नौकर टाइप बन जाएगी कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि नेपाल आर्मी के पास कब कौन सा कितना इक्विपमेंट होना चाहिए।
और जाहिर सी बात है कि जो भी इक्विपमेंट आउटडेटेड होगा चाइना के कॉन्टेक्स्ट में वो जनरली डंप करेगी नेपाल में। तो इस लार्जर थॉट प्रोसेस के साथ नेपाल की आर्मी के साथ वो इंगेजमेंट बढ़ा रही है, और इसमें हमें घबराने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और भारत की जो मिलिट्री है वो आज की डेट में नेपाल के आर्मी को ये बात समझा रही है कि देखिए आप एक रिडंडेंट इक्विपमेंट के बायर बन जाएंगे, और यही चीज़ जब आप भारत के साथ एंगेज करेंगे तो आपको सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट मिलेगा और बेस्ट इक्विपमेंट मिलेगा। चॉइस आपका है कि आप कबाड़ी का माल खरीदेंगे या आप ओरिजिनल माल लेंगे। दूसरा, आज की डेट में जब चाइना ट्रेन कर रही है नेपाल के आर्मी के मिलिट्री के अधिकारियों को, तो उसके मन में एक थॉट ये भी है कि कल को वो इन लोगों को इतना ट्रेन कर दे ताकि ये लोग भारत के जैसे देशों के साथ या अमेरिका जैसे देश के साथ कॉन्फिडेंटली डील कर पाएँ। देखिए आज की डेट में जब नेपाल आर्मी के साथ भारत एंगेज करता है तो वैसे भी नेपाल आर्मी के अधिकारी भारत की आर्मी के साथ एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप रखते हैं। उनका कॉन्फिडेंस भारत के साथ हमेशा पॉजिटिव रहा है। चाइना बेसिकली इस थॉट प्रोसेस से है कि कल को मैं इनको अगर ट्रेन करता हूं तो मैं इनको भारत के खिलाफ भड़का लूँगा। वो चीज़ चाइना कभी सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, चाइना को ये बात लगती है कि भाई अगर मान लीजिए कि मैंने किसी प्रकार का मिलिट्री स्पेस का चैप्टर यहाँ पे खोला तो उसी से मेरे को पॉलिटिकल लेवल और कमर्शियल लेवल पर और स्पेस खुलने का मौका मिलेगा। पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भारत हमेशा से एक जोग्राफिकल एज लेता हुआ चाइना को निगेट करेगा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ बहुत स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गई होगी कि चाइना का एम्बिशन नेपाल में क्या है और भारत को इस चाइनीज़ एम्बिशन से ज़्यादा घबराने की आवश्यकता क्यों नहीं है। थैंक यू।